नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में। आज बात बिहार और झारखंड दोनों की करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद द डिफरेंस का दावा करती है, बात उसकी भी करेंगे। और क्या पार्टी विद द डिफरेंस की परिभाषा में सुनील पांडे भी आते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाने के बाद तमाम तरह के जो दाग होते हैं वो डिटर्जेंट पाउडर की जैसे धुलता है उसी तरह से धुल जाते हैं? क्या बीजेपी वही पार्टी है जिस पार्टी को कभी अटल बिहारी वाजपेयी चलाया करते थे? और इन सब से आगे बढ़कर राज्यसभा की दूसरी सीट पर नीतीश कुमार किसे भेज रहे हैं? राज्यसभा की दूसरी सीट पर नीतीश कुमार किसे भेज रहे हैं? और क्या जेएमएम के भीतर भी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर भी ऑपरेशन लोटस की तैयारी है? तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। सबसे नमस्कार। पहले हमारे दर्शकों को सीधे सीधे बताइए कि क्या सुनील पांडे की एंट्री से भारतीय जनता पार्टी का पार्टी विद द डिफरेंस का दावा मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है? देखिए, भाजपा को अब अपना स्टैंड बदल लेना चाहिए। पार्टी विद द डिफरेंस ना कह के पार्टी विद बाहुबली, पार्टी विद डिफरेंस न कह के भाजपा को अब कहना चाहिए कि पार्टी विद बाहुबली है। भाजपा का अब नारा बन चुका है कि पार्टी विद बाहुबली, यानी जीतने के लिए किसी का भी सहारा लेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि तरारी जो सुनील पांडे का गृह विधानसभा क्षेत्र, जहां से सुनील पांडे लगातार चुनाव जीतते आए हैं, कई बार चुनाव हारे भी हैं, वहां भाजपा को कोई मजबूत कार्यकर्ता नहीं मिल रहा था। और पिछले बार भाजपा ने अपने प्रत्याशी को उतारा भी था, 13-14 हजार वोट आए थे। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि आप किसी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो क्या ऐसे व्यक्तियों का सहारा लेंगे जिनका छवि जो है समाज में कैसा रहा है? सुनील पांडे कौन है? हुलास पांडे कौन है? ये क्या भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जायसवाल साहब, उनको ये मालूम नहीं है? क्या सम्राट चौधरी को मालूम नहीं है? सुनील पांडे का वो डायलॉग याद है ना, मौर्य होटल मौर्य में उन्होंने एक पत्रकार को क्या कहा था? ठोक दे। तब ठोक दे वाले जो माननीय है उनको उनका चरित्र भाजपा को अब अच्छा लगने लगा है। एक तरफ जेडीयू, देखिए अनंत सिंह वाले मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि दूसरी तरफ दूसरी तरफ आप सुनील पांडे को ले लेते हैं। कल जैसे ही ये चर्चा था कि सुनील पांडे भाजपा में शामिल होंगे और कल शामिल नहीं हुए तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं भाजपा के जो पार्टी हाईकमान है, सुनील पांडे की जो भाजपा में एंट्री है उसको रोक लगा दी है। लेकिन आज अहले सुबह 10-11 बजे के आसपास सुनील पांडे की भाजपा में एंट्री होती है, उनके पुत्र भी शामिल होते हैं। ये बतलाता है कि पार्टी विद डिफरेंस करने वाली पार्टी अब पार्टी विद बाहुबली है। सुनील पांडे का हिस्ट्री क्या है आप जानते हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया से लेके कितने नरसंहार हुए बिहार में, जिसके वो मुख्य अभियुक्त हैं। अब दलितों को क्या जवाब देंगे? दलितों का एक बड़ा नरसंहार हुआ था बिहार में जिसमें सुनील पांडे का नाम आया था। आप दलित समाज, पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज की बात करने वाली भाजपा सुनील पांडे के एंट्री कराने के बाद क्या जवाब देगी? ये मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ। ऋषि जी, एक सवाल ये उठता है, जब 90 से 2015 तक जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का 15 साल का शासनकाल था, उस शासनकाल को भारतीय जनता पार्टी के लोग, चूंकि उसमें ज्यादातर समय बीजेपी मुख्य विपक्षी दल थी, उसको जंगल राज कहा करती थी, जंगल राज का आरोप लगाती थी। और क्यों लगाती थी? क्योंकि दिवंगत शहाबुद्दीन उस पार्टी में थे। क्यों लगाती थी? साधु यादव को उस पार्टी में थे। और इन सब का नाम लेके भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी। और भी बहुत सारे नाम थे, दुलार चंद यादव, कौन कौन, उतने नाम तो याद भी नहीं आते लोगों को। सबका नाम लेकर के आरोप लगाती थी कि ये चल रहा है। उसी दरमियान आपको मालूम होगा कि मुजफ्फरपुर में एक डीएम को भी, जी कृष्णैया को, दलित समाज से आने वाले एक डीएम को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तमाम तरह के आरोप राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर उस जमाने में लगाए जाते थे, लालू यादव के, राबड़ी देवी के शासनकाल के ऊपर। अब भारतीय जनता पार्टी कौन सा आरोप लगाएगी? ब्रिज बिहारी प्रसाद। अब कौन सा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाएगी राष्ट्रीय जनता दल पर? मैं आपको देखिए भाजपा का चाल चरित्र बता देता हूं।
गोरखपुर के आसपास के रहने वाले राजेंद्र तिवारी, यानी बेतिया मोतिहारी के आसपास के रहने वाले राजेंद्र तिवारी हाथ पैर मारते हैं। बिहार भाजपा में उनकी एंट्री नहीं होती है क्योंकि यहाँ वो जगजाहिर है। उनका 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 जो उनका जो उत्कृष्ट परफॉर्मेंस है वो बिहार में जगजाहिर है। तो फिर राजेंद्र तिवारी लखनऊ में जाके भाजपा में शामिल होते हैं। हालांकि भाजपा कहती है कि राजेंद्र तिवारी को पार्टी से निकाल दिया गया। सवाल ये उठता है लखनऊ में किनके इशारे पे ऐसे लोगों को भाजपा अपने में पार्टी में शामिल कराती है। आपको याद होगा अरुण जेटली के माध्यम से डीपी यादव की भाजपा में एंट्री होती है। जब मीडिया इस चीज को लेकर है तो वह उस समय मचाती है, तब डीपी यादव को फिर से पार्टी से निकाला जाता है। तो मैं ये सवाल कर रहा हूं कि डीपी यादव से लेकर राजेंद्र तिवारी और आज सुनील पांडे, क्या इनका इतिहास भाजपा को नहीं मालूम है? पटना का उस न्यूरो सर्जन का अपहरण कांड नहीं याद है? दलित बिहार में जो दलितों का बड़ा संहार हुआ था वो याद नहीं है? पटना में जो न्यूरो सर्जन चंद्रा थे, आपको याद होगा ना, 50 लाख के फिरौती देकर उनको छोड़ा गया था। आज वह सुनील पांडे आपको गांधीवादी लगने लगे हैं, समाजवादी लगने लगे हैं। दूसरी तरफ देखिए एनडीए को क्या हो गया है। नीतीश कुमार एक तरफ अपने आप को सुशासन बाबू कहलाना पसंद करते हैं, दूसरी तरफ आप सबूतों के अभाव में ये देखिए एक टेक्निकल शब्दों को आगे करके आप अपने आप को डिफेंड कर लेंगे, लेकिन समाज के आईने में कैसे डिफेंड करेंगे? जिस समाज ने उस व्यक्ति को फलते फूलते देखा है, कैसे वो व्यक्ति एक गली के चोर से लेके विधानसभा तक पहुंचता है, ये समाज ने वहां के समाज ने देखा है जी। तो ये सवाल भाजपा से है और सवाल नरेंद्र मोदी से है, सवाल अमित शाह से है। मैं तो आश्चर्यजनक रहा। मैं किंकरता विभूर सा स्थिति मेरी हो गई जब मैंने देखा कि एक एमओएस होम, एक बाहुबली के साथ एक बड़ी खबर आ रही है ऋषि जी, एक बड़ी खबर आ रही है। तत्काल इस चर्चा को हमें यही रोकना होगा और ये भारत के संघीय ढांचे के ऊपर कहीं ना कहीं एक अजीबोगरीब सवाल खड़ा करने वाली खबर है। मैं अभी ट्विटर पर यही देख रहा था, ट्विटर पर भी तमाम आलतू फालतू चीजें दिखती रहती है, लेकिन खबर आ गई कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने हर 2 घंटे पर सभी राज्यों को कानून व्यवस्था की रिपोर्ट दिल्ली भेजने को कहा। आप जानते हैं गृह मंत्रालय कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रख सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर फाइनली स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सरकारों का विषय है, डीजीपी एसपी सबका अपॉइंटमेंट। अब सवाल यह है हर 2 घंटे पर आप रिपोर्ट मांगेंगे, ये कौन सा तरीका है? क्या यह राज्यों को भी केंद्र शासित प्रदेश की तरह ट्रीट करने की तैयारी है? यह गृह मंत्रालय का आदेश है। देखिए ये तो अब नीतीश कुमार को समझना होगा ना, जो सहयोगी दल है पहले उनसे ही सवाल कर लीजिए ना। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, क्या ये हर 2 घंटे पे अमित शाह को रिपोर्ट करेंगे? क्या ये तो पहले ठीक है, ये मान लीजिए कांग्रेस का क्या स्टैंड आता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी का क्या स्टैंड आता है, लेकिन यदि हम बिहार स्पेशल एडिशन कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल आपके माध्यम से नीतीश कुमार से है। मेरा आपके माध्यम से सबसे बड़ा सवाल चंद्रबाबू नायडू से है, तमाम उन लोगों से है कि जो संघीय जो संरचना है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस पर कहीं ना कहीं ये इस प्रकार का जो डिसीजन थोपा जा रहा है वो फेडरल स्ट्रक्चर पे एक तरह से हमला है। बिल्कुल आपने सही कहा, लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट सब्जेक्ट को आप अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहते हैं। जब तक स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो किसी राज्य के बारे में, वैसी रिपोर्ट इंटेलिजेंस की या राज्य में जो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि, राज्यपाल, उनकी रिपोर्ट जब तक ना हो कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर हो रही है, तब तक आप इस तरह की रिपोर्ट मांगने के या कार्रवाई के अधिकारी नहीं है। और जब यही रिपोर्ट मांग रहे हैं तो मणिपुर में क्यों मांग रहे थे रिपोर्ट? पूरी दुनिया में भारत की सुतु हो रही थी। मैं इसको बिहार से जोड़ के मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सुनील पांडे से रिपोर्ट मांगेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना चाहते हैं ना। राज्य में परिस्थिति बहुत खराब है, परिस्थिति खराब होगी भैया। आप सुनील पांडे जैसे लोगों को लोगे तो परिस्थितियां खराब होगी। तो ये अमित शाह को जवाब देना होगा ना। एक तरफ आप इस बात
को लेकर कंसर्न है कि राज्यों की जो लॉ और ऑर्डर की स्थिति है इतनी खराब हो रही है कि गृह मंत्रालय को हर 2 घंटे पे रिपोर्ट मांगना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ आप सुनील पांडे जैसे गांधीवादी और समाजवादी लोगों को पार्टी में एंट्री करवा रहे हैं। जी, ये तो अमित शाह नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। आप देखिए इस प्रकार से कई डेवलपमेंट होंगे। आप राज्य सरकार को हमेशा दबाव में रखेंगे। जो लोटस ऑपरेशन लोटस है, इसके माध्यम से आप ऑपरेशन लोटस को और धार करने का प्रयास करेंगे। जी, मैं आ रहा हूँ ऑपरेशन लोटस पर ऋषि जी। ये संघीय ढांचा पे प्रहार है और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से इस पे उसका स्टैंड जानना चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार ने जो डिसीजन लिया है इस पे क्या रिएक्शन है, खासकर नीतीश कुमार का। जी, स्वाभाविक है, सब लोग संघीय ढांचे और भारतीय संविधान की बातें करते हैं। आपने ऑपरेशन लोटस की बात की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत मुख्यमंत्री बनाए गए चंपई सोरेन, शिबू सोरेन के बेहद विश्वास पात्र, आज वो 5 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले उनके घर के ऊपर से जेएमएम का झंडा हटा दिया गया है। चर्चा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। किस तरह से इस घटनाक्रम को देखते हैं उस कोल्हान इलाके की राजनीति में? जैसे झारखंड में अलग अलग इलाके हैं, संथाल परगना, छोटा नागपुर, कोल्हान, हजारीबाग बेल्ट, ये सब जो इलाके हैं, इसमें कोल्हान इलाका ऐसा है जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद कमजोर है। और उसी कोल्हान इलाके से आते हैं चंपई सोरेन। चंपई सोरेन यदि भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो इसका राजनीतिक संदेश क्या है? विधानसभा चुनाव के ठीक पहले क्या संदेश है? देखिए, झारखंड के राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए आप। जैसे बिहार में यादवों के सबसे बड़े नेता यदि कोई है लालू यादव है, थोड़ा मोड़ा आप इधर उधर टेंट कर सकते हैं। उसी तरह आदिवासियों के सबसे बड़ा नेता शिबू सोरेन रहे हैं और शिबू सोरेन के बाद उनके बेटे हेमंत सोरेन है। तो हेमंत सोरेन का अब देखिए तमाम जो सर्वे हुए हैं उसमें बीजेपी को तमाम सर्वे होने के बाद ये झटका लगा है कि इतने सरकार के 5 साल होने जा रहे हैं, फिर भी आदिवासियों में हेमंत सोरेन के लेकर लोकप्रियता बनी हुई है। और भाजपा ने ये प्रयोग करके देख चुकी है कि आप आदिवासी नेता को आदिवासी बहुल क्षेत्र से चुनाव लड़ाते हैं, फिर भी अर्जुन मुंडा जैसे लोग चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन बाबूलाल मरांडी को उस इम्पैक्ट को छोड़ने में सफल नहीं हुए हैं। अर्जुन मुंडा का हारना कोई साधारण डेवलपमेंट नहीं है झारखंड के लिए। तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे और चंपई सोरेन इस बात से नाराज है। चंपई सोरेन का ये कहना था कि कम से कम विधानसभा चुनाव तक हमें मुख्यमंत्री रहने देना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब विधायकों का ये राय हेमंत सोरेन के पक्ष में था, विधायकों का ये राय था कि जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं तो हेमंत सोरेन को पार्टी का सरकार का बागडोर संभालना चाहिए, क्योंकि हमें चुनाव में जाना है। तो इसी बात से चंपई सोरेन नाराज है। चंपई सोरेन का एक एरिया में, मैं पूरा झारखंड तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक एरिया में ठीक ठाक पकड़ है। आदिवासियों के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। और चंपई सोरेन को क्या भाजपा मुख्यमंत्री बना देगी या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी? जिस जेएमएम ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, इतना सम्मान दिया, शिबू सोरेन के बाद यदि हेमंत सोरेन सबसे ज्यादा किसी का सम्मान करते हैं तो चंपई सोरेन का। जी, तो चंपई सोरेन अति महत्वाकांक्षा पाल रखे थे कि उनको विधानसभा चुनाव तक चुनाव लड़ा जाए। सवाल उठता है कि यदि चंपई सोरेन के लीडरशिप पे चुनाव होता अभिषेक जी और पार्टी चुनाव जीत जाती तो फिर उनको रिप्लेस करना उतना आसान नहीं होता हेमंत सोरेन के लिए। जी, और बीजेपी इसी चीज का फायदा उठा रही है। 5 से 7-8 विधायक ऐसे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, 7 से 8 विधायक हेमंत चंपई सोरेन के संपर्क में है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कितने विधायक टूटते हैं उनके साथ। ऋषि जी, चुनाव सर पर है, अब 2 महीने के लिए कोई सरकार बनाएगा नहीं और विधानसभा अध्यक्ष जो है वो स्वाभाविक है कि हिमाचल प्रदेश की तरह सत्ताधारी गठबंधन के हैं, महाराष्ट्र वाली स्थिति है नहीं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ आप नोटिस दे करके कि वो सुनवाई नहीं करेंगे और आप बगावत कर लेंगे, नहीं चलेगा। जो अध्यक्ष है वही सुनेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का 11 मई को फैसला है महाराष्ट्र के मामले में। और उसी फैसले ने सुक्खू सरकार को बचाया है।
क्योंकि जो 6 बागी विधायक थे उनकी सदस्यता उसी विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द कर दी। अब वो सवाल स्थिति उठता नहीं है जी। देखिए, अब वो स्थिति नहीं है। आप जानते हैं कि 4 अक्टूबर के बाद कभी भी झारखंड और महाराष्ट्र और बिहार को लेकर चुनाव आयोग कोई घोषणा कर सकती है, तो वो स्थिति नहीं है। लेकिन एक बड़े आदिवासी चेहरा की दरकार थी भाजपा को। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहे थे, और एक मैसेज देना चाहेंगे। देखिए, आदिवासी में भी मैं वो चीज आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रही है। आदिवासी में भी गोत्र के हिसाब से आदिवासियों का होता है, तो जो हेमंत सोरेन का गोत्र है और चंपई सोरेन का अलग अलग है, तो उसमें एक स्प्लिट लाने का प्रयास भाजपा कर रही है, क्योंकि चंपई सोरेन अलग गोत्र के आदिवासी हैं, और उनके आने से जो उस समाज के जो आदिवासी हैं, हो सकता है ऐसा बीजेपी का सोचना है कि उस समाज के आदिवासी का झुकाव बीजेपी की तरफ हो जाएगा, जिसका नुकसान जेएमएम को उठाना पड़ सकता है। ऋषि जी, ये लोग गुजरात में काम करते रहे। पाटीदार जो ताकतवर कम्युनिटी है उसकी स्प्लिट कराने के लिए लेउआ पटेल और कड़वा पटेल के बीच में ये खेल खेलते रहे, वही खेल खेलने की कोशिश है। लेकिन झारखंड की राजनीति का एक सिरा बिहार से भी जुड़ रहा है, और बिहार से क्यों जुड़ रहा है? सरयू राय एक बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है। सरयू राय राज्यसभा में एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की कंफर्म बताई जा रही है, जो बीजेपी चर्चा है कि अपने कोटे से दे रही है। लेकिन नीतीश कुमार अड़ गए हैं कि दूसरी सीट हमें चाहिए, और एक सीट जो 2 साल वाली है वो उपेंद्र कुशवाहा जाए, भाजपा उन्हें भेजे जिसे भेजे, अब तो उपेंद्र कुशवाहा ही जाएंगे। 4 साल वाली सीट नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए चाह रहे हैं। चर्चा सरयू राय के नाम की है, चर्चा मनीष वर्मा के नाम की है। सरयू राय आते हैं तो बीजेपी को पिंच करने वाली बात आप जान रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार को क्या यहां दबा कर ले जाएगा कोई, या बीजेपी यहां दबाने में कामयाब हो जाएगी कि दोनों सीट भाजपा के लिए छोड़ दें? देखिए, 2-3 आपको अपडेट बता दूं। कल यानी 20 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सीट के लिए नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, जिसमें भाजपा के तमाम बड़े नेता और मुख्यमंत्री से जेडीयू के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। ये कंफर्म है, सील हो चुकी है, मोहर लग चुका है। उपेंद्र कुशवाहा कल राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, सरयू राय, नीतीश कुमार चाहते हैं कि सरयू राय को राज्यसभा भेजे, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा गुट खासकर अमित शाह इस बात से सहमत नहीं है। सरयू राय को लेकर कंफर्ट है। नरेंद्र मोदी का सरयू राय से बेहतर रिलेशन रहा है, और सरयू राय को लेकर नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन अमित शाह और अमित शाह की जो टीम है, देखिए, जो वहां मुख्यमंत्री थे इससे पहले बीजेपी के, वो अमित शाह के चेले माने जाते हैं, शिष्य माने जाते हैं जी। जो अभी वो शायद उड़ीसा के गवर्नर है, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ। मेरे साथ डिबेट में भी 1-2 बार रहे हैं। रघुवर दास अमित शाह के शिष्य हैं, और अमित शाह के कृपा पात्र से ही वो उड़ीसा के गवर्नर बने, और रघुवर दास को सरयू राय ने हराया। तो अमित शाह से संबंध नहीं है, अच्छे हैं। जब रघुवर दास सरयू राय बीजेपी में रहते हुए भी रघुवर दास को चैलेंज कर रहे थे, तो अमित शाह के कारण ही इनको साइडलाइन किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि भाजपा जो सरयू राय के नाम पे कितना सहमत हो पाती है या नहीं हो पाती है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक तीर से 2 शिकार किया है। एक तरफ बीजेपी पर दबाव बनाया है कि आप उपेंद्र कुशवाहा को अपने कोटे से भेजे। आप बीजेपी के, देखिए नीतीश कुमार कितने चालाक नेता है कि ये घोषणा सम्राट चौधरी से उन्होंने करवाया, इसको डिकोड करने की जरूरत है जी। यदि वो चाहते हैं तो खुद को घोषणा कर सकते थे, लेकिन ये घोषणा उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे, ये घोषणा सम्राट चौधरी यानी उस समय के तत्कालीन बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की। यानी इसका ये अर्थ है कि आपने घोषणा की है तो आप अपने कोटे से भेजेंगे। यानी उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा जा रहे हैं वो बीजेपी के कोटे से जा रहे हैं। अब इसी बात का पेच फंसा हुआ है कि आरके सिंह को भाजपा भेजना चाहती है जी। आरके सिंह समझे ना, आरा वाले जो चुनाव हार गए थे। हाँ जी। हाँ, तो उनको आरके सिंह को चंपारण के जिलाधिकारी रहे हैं जी, तो आरके सिंह को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, और आरके सिंह भी नरेंद्र मोदी के पसंद माने जाते हैं, और सरयू राय को भी लेकर भी नरेंद्र मोदी मतलब इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल है अमित शाह का, सवाल है बीजेपी कोटा का, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो बीजेपी के कैडर है नहीं। तो नीतीश कुमार ने एक तीर से 2 शिकार किया है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को भी सेट कर दिए, और दूसरी जो सीट होगी उस पर अपने किसी को भेज देंगे। संभवतः है कि नीतीश कुमार इस पर सफल रहेंगे, और यही कारण है कि दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है,
बार बार दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से पटना आ रहे हैं, पटना से दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि इस बात को लेकर मतलब एक कंक्लूजन नहीं बन पा रही है कि यदि दूसरी जो सीट है उसमें जेडीयू के कोई व्यक्ति जाएगा या बीजेपी के कोई व्यक्ति जाएगा जी। लेकिन मेरे पास जो खबर है जेडीयू के खाते में दूसरी सीट जाने वाली है। एक चर्चा मैंने सुनी है कि अब ये करीब करीब तय है, समय की ही घोषणा बाकी रह गई है कि मुकेश सहनी अब एनडीए के फोल्ड में आ रहे हैं। चर्चा ये है कि मुकेश सहनी को दिल्ली लाया जाए या पटना लाया जाए, ये अगले 1 से 2 दिन में क्लियर होगा। लेकिन उस चर्चा में जब तक मुकेश सहनी कोई फैसला न ले ले, उस पर हम आगे चर्चा नहीं करेंगे, बहुत चर्चा कर चुके हैं। सीधा बताइए, जनता दल यूनाइटेड एक सीट तो लेकर रहेगी, और जब वो लेकर रहेगी, इसकी संभावना ज्यादा है, तो जेडीयू से कौन जा रहे हैं? देखिए, यदि जेडीयू के खाते में ये सीट जाती है तो सरयू राय का नाम बिल्कुल करीब करीब तय है। जहां तक मनीष वर्मा का सवाल है, तो मनीष वर्मा को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है यदि चुनाव अक्टूबर नवंबर में नहीं होते हैं तो। यदि कैबिनेट सफल की चर्चा थी ना, हम लोगों ने ये भी कहा था, कई दर्शक इस बात का भी हम लोग का मजाक उड़ाते हैं। मैंने कल देखा कई ऐसे दर्शक है कि लोग जो कहते हैं वो होता नहीं है। भाई, राजनीतिक संभावना का खेल है, कब क्या डेवलपमेंट हो जाए कहा नहीं जा सकता। जैसे 2020 मैच में 1 ओवर के बाद क्या हो जाए, कोई भी क्रिकेट के जो पंडित है नहीं कर सकते। ऐसा संभावना था कि कैबिनेट का रिसफल होगा, उसमें मनीष वर्मा को इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अब जो संभावना ये बन रही है, जैसा आपने देखा कि चुनाव आयोग ने जो 4 सीटें जो खाली हुई थी विधानसभा का, जहां उपचुनाव होना था, उसको लेकर कोई घोषणा नहीं की है। तो ये अब ये कयास लगाया जा रहा है कि 4 अक्टूबर के बाद जो झारखंड महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। तो अब मनीष वर्मा क्या अगले कैबिनेट में जाएंगे? देखिए ऋषि जी, एमएलसी एक बड़ा सवाल, एमएलसी ऋषि बनाया जाएगा जी। हम चर्चा को खत्म करने के पहले एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। मनीष वर्मा जाएंगे अगर राज्यसभा, मुख्यमंत्री के करीबी हैं, तो विधानसभा चुनाव का साल है, जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक में कुछ जोड़ने की स्थिति में नहीं है। सरयू राय जाते हैं, हो सकता है कि राजपूत वोटरों के बीच में एक तरफ लवली आनंद गई है, एक तरफ सरयू राय जा रहे हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर बने। ठीक इसी तरीके से या कोई तीसरा अति पिछड़े से कोई भेज देते हैं, अकलियत में किसी पसमानदा को भेज देते हैं। इस तरह की भी चर्चा है कि अगर इस तरह का कार्ड नीतीश कुमार, क्योंकि वो सरप्राइज देते रहते हैं, 2 की चर्चा के बीच तीसरा नाम अचानक से दे दिया। खीरू महतो के बारे में कोई चर्चा नहीं थी, खीरू महतो आरसीपी सिंह की जगह आ गए थे झारखंड से। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के कील कांटों को दुरुस्त करने के लिए राज्यसभा की सीट का सिलेक्शन करेंगे, या अपनी निजी पसंद को प्राथमिकता देंगे चुनावी साल में? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, मनीष वर्मा बिहारी रहेंगे, राज्य की राजनीति करेंगे। नीतीश कुमार को ऐसे लेफ्टिनेंट की जरूरत है जो ब्यूरोक्रेसी से लेके संगठन और सत्ता के जो इक्वेशन है उसको बैलेंस बनाने में एक्सपर्ट हो और मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र हो। क्योंकि कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिससे नीतीश कुमार को धक्का लगा है। जो विश्वास पात्र थे वो उनके जो मापदंड उस पर कुछ ऐसे लोग हैं खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मनीष वर्मा को दिल्ली नहीं भेजना चाहेंगे। सरयू, आपने बिल्कुल सही कहा, सरयू राय को दिल्ली भेजते हैं तो झारखंड में आपको एक बड़ा मजबूत नेता आपको मिलेगा और इसके प्रभाव बिहार में भी पड़ेंगे। बक्सर, जहाँ के खुद सरयू राय बक्सर से संबंध रखते हैं। सवाल ये भी है, देखिए एक चीज और बताने की जरूरत है। आपने झारखंड की चर्चा की, देखिए उधर कांग्रेस ने भी क्या किया है, प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कांग्रेस जो ठाकुर थे, राजेश ठाकुर, उनको बदल दिया है और कुर्मी समाज से जो आने वाले व्यक्ति हैं, साफ सुथरा और संगठन में पकड़ रखने वाले महतो साहब, नाम पूरा बोल रहा हूँ, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। देखिए लड़ाई क्यों है, चंपाई सोरेन को क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि गैर आदिवासी वोट पे बीजेपी ये मानती है कि उनका पकड़ आज भी बना हुआ है। और जेएमएम देख रही है, कांग्रेस देख रही है कि गैर आदिवासी वोटों में यदि हम स्प्लिट कराने में सफल रहे तो झारखंड में इंडिया गठबंधन को सत्ता में वापसी से कोई नहीं रोक सकता है। तो दूसरी तरफ बीजेपी जो आदिवासी वोट है उसमें स्प्लिट कराना चाहती है। तो 100 मात का खेल चल रहा है। सवाल उठता है कि जेडीयू ने जो ये पूरा चक्रव्यूह रचा है सरयू राय को लेकर,
जी। उसमें कितना सफल हो पाती है। यदि जेडीयू इंडिपेंडेंट लड़ती है एनडीए गठबंधन से अलग होके, तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा। और अगर बीजेपी 2 या 3 सीटें देना चाहती है, 12 इन्होंने मांगा है, लेकिन 5-6 पे समझौता जेडीयू कर सकती है। तो ये जी। पूरा स्थिति झारखंड की है। और आपने बिल्कुल सही कहा, सरयू राय को राज्यसभा भेजने से झारखंड के साथ साथ बिहार के उस तबका को भी साधने में सफल रहेंगे, जो तबका इस बात से नाराज है कि कैबिनेट में उस समाज के लोगों को नहीं भेजा गया है, एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। बिहार से एक भी तो राजपूत ये, को कैबिनेट में जगह नहीं हाँ मिली है। बिल्कुल, तो हो सकता है कि, और मैं, मेरे पास जो खबर है इसमें सरयू राय का नाम करीब करीब तय है, अब सिर्फ घोषणा होना बाकी है। जी। बीजेपी कितना पेज फंसाती है ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि आरके सिंह को भेजे। जी। तो बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी कैसे, पहले तो बाहर से लाए गए कई पार्टियों में, राजद, समता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सब पार्टियों में घूम कर आए, सम्राट चौधरी को चेहरा बनाया गया। फिर उसके बाद दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है। और अब एक समय में बिहार में अपने बाहुबल के लिए जाने जाने वाले, कितना बाहुबली है कितना नहीं है वो तो कानून के व्याख्याकार बताएंगे, लेकिन अपने बाहुबल के लिए बिहार में जाने पहचाने जाने वाले सुनील पांडे को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा रहा है, तो उसके मायने भी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में समझने और समझाने होंगे। देखते हैं, जिस इलाके से सुनील पांडे आते हैं उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड एक भी सीट नहीं लड़ रही थी, बीजेपी तमाम सीटें लड़ रही थी और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था उस इलाके में। क्या सुनील पांडे उसे बचा पाएंगे? तमाम तरह के कयास हैं, लेकिन इन सब के बीच सियासत का खेल इस कदर दिलचस्प हो चला है कि अब जिस तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी मजाक का विषय बन गई है कि अजीत दादा चक्की पीसिंग, उसके बाद अजीत दादा चक्की पीसिंग करते करते भारतीय जनता पार्टी में आ गए, इस गठबंधन के साथ आ गए। उसी तरह फिक्सिंग हो गया। भ्रष्टाचार पर महाराष्ट्र में, जी, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करते करते ऐसी कार्रवाई हुई कि सब के सब भाजपा की गोद में आ गिरे। तो क्या बिहार में अमित शाह पिछले साल जब बिहार आए थे, जब नीतीश कुमार इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बने थे, जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे, उस वक्त अमित शाह ने कहा था कि बिहार में बलवाइयों को उल्टा लटका दिया जाएगा। तो क्या उल्टा लटकाने की कार्रवाई का अभी आपने आज ट्रेलर देखा है? पूरी फिल्म जल्दी ही अमित शाह साहब दिखाएंगे, इंतजार कीजिए थोड़ा। ट्रेलर अमित शाह साहब जरूर दिखा रहे हैं, उनकी पार्टी जरूर दिखा रही है। हो सकता है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट कोई और लिख दे, फिल्म की रिलीज डेट कोई और फाइनल करा के लेके चला जाए। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।